नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हम लोग दो शब्द मोटिवेशनल कोट से जुड़ना चाहेंगे। देखिए, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां तक है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपने अपने आप के लिए जो लक्ष्य तय किया है, निर्धारित किया, अपने सपने को जो आपने बनाया है, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको ही कार्य करना पड़ेगा और हम ये अपना सपना पूरा करके ही रहेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग कार्य करना प्रारंभ करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? अब यहां देखिए, विकल्प आपके दोस्तों पहला दिया गया है 7 अप्रैल, दूसरा 13 अप्रैल, तीसरा विकल्प दिया गया है 12 अप्रैल और चौथा विकल्प दोस्तों 22 अप्रैल दिया गया है। इसमें जो विकल्प आपका प्रश्न का आंसर है वो विकल्प नंबर सी है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम मानव अंतरिक्ष से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा करें। तो सबसे पहला, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उड़ान जो था ये 1957 ईस्वी में सोवियत संघ द्वारा किया गया था और उसका नाम जो था विमान का स्पुतनिक फर्स्ट। अगर मानव उड़ान की बात करें हम दोस्तों, मानव उड़ान की बात करें तो 1961 12 अप्रैल 1961 में मानव उड़ान पहला अंतरिक्ष में किया गया। और इसमें आपसे प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है या उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यूरी गागरिन है और ये कहां के निवासी थे? ये सोवियत संघ से संबंधित थे। हाल फिलहाल के दिनों में आपने सुना होगा कि एक अंतरिक्ष में पहली बार फिल्म बनने जा रही है। उस फिल्म को भी आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म क्या होगी। उसका नाम जो है चैलेंज है। उसका नाम चैलेंज है। ये प्रश्न जो है आपके लिए दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि परीक्षा चाहे जो हो, सफलता आपके हाथ आनी ही चाहिए। यही देखिए, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि जो हाल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है दोस्तों आवर प्लेनेट आवर हेल्थ है। अगर हम यही बात करें 13 अप्रैल के बारे में तो राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम यही बात कर लें 22 अप्रैल के बारे में तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 का पृथ्वी दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? इसको भी आपको याद रखना है। रिस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम है। अब यही 22 के परिप्रेक्ष्य में 2 आंकड़े और भी हैं दोस्तों, बार बार इसको याद रखिए, क्योंकि जिससे जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि काश अगर हम रिवीजन कर लिए होते तो आज मेरा ये प्रश्न गलत नहीं होता। इसी कारण हम लोग यही 22 मार्च को भी देख लेते हैं। 22 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2022 के जल दिवस की थीम जो है अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना है। आइए इसी क्रम में दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देख ले। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने वर्षों के लिए चुना गया? दोस्तों विकल्प आपका पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 7 और चौथा दिया गया है 2 वर्ष। जो यहां सही आपका आंसर होगा दोस्तों, वह आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा 4 वर्ष के लिए। अब यहीं पर कुछ हम संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें जो कि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसकी मुख्य भाग कितने हैं? इसके मुख्य 6 भाग हैं। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि इन 6 भागों में कौन सा ऐसा है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा भाग है जिसका मुख्यालय यूएसए के बाहर है? तो वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? द हेग में है। और द हेग कहां है? ये नीदरलैंड में है। अगर हम यही बात कर लें दोस्तों, या दूसरा टर्म जो जुड़ा हुआ है आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब यहां अगर हम बात कर लें आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? तो इसमें 54 सदस्य हैं। और भारत को 4 वर्षों के लिए कब से कब तक के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये 2023 से 2027 तक के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यहीं पे हम अगर जान लें कि संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो एंटोनियो गुटारेस। इनका किस देश से संबंध है? तो ये पुर्तगाल के हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और एक प्रश्न यहां से और छूटता है कि यहां जो संयुक्त राष्ट्र में भाषाएं हैं, वो भाषाएं कितनी हैं? तो 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाएं हैं। भाषाएं कौन कौन है? अंग्रेजी है दोस्तों, अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी, स्पेनी है और रूसी है। दोस्तों ये भाषाएं जो हैं 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र में मुख्य रूप में अंग्रेजी और फ्रांसीसी में कार्य होता है। बाकी ये 6 भाषाएं हैं। ये सारे प्रश्न आपको जानना ही चाहिए। आइए इसी क्रम में दोस्तों हम अगला प्रश्न देख लें। देखिए हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय परिषद ने किस राष्ट्रीय योजना को विस्तारित करने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला विकल्प दिया गया अटल इनोवेशन, दूसरा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, तीसरा मनरेगा और चौथा जो दिया गया राष्ट्रीय जनधन योजना। चारों विकल्प जो दिए गए हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यहां से बने हैं। तो इस कारण हम लोग जरा इसके बारे में थोड़ा डीपली अध्ययन कर लें। तो देखें इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। अब अगर हम बात करें यही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना की स्थापना कब की गई? तो 2018 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अब यही बात आया है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित, और ये कार्य जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, ये ग्राम से जुड़ा है। तो यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत के जनक
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के जनक कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। अगर यही हम बात कर लें किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया। अब किस अनुसूची में है दोस्तों? तो अनुसूची जो है, पंचायत जो है ये अनुसूची 11 है, और अगर यही आपसे भाग कर ले, भाग पूछ लिया जाए तो भाग 9 है। इस अनुसूची 11 में पंचायतों में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। यह भी प्रश्न विगत वर्ष में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि पंचायतों में कुल कितने विषय हैं? तो ये 29 विषय हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपको इन सारे प्रश्नों को बार बार रिकॉल करना भी होगा। आप अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देखें। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला दिया गया है नरेंद्र मोदी, दूसरा दिया गया अमित शाह, तीसरा दिया गया है राजनाथ सिंह, चौथा दिया गया है रामनाथ कोविंद। यहां विकल्प ए सही होगा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो यहां ये जानिए कहां किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो आजादी के बाद भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित जानकारियां या उनके राजनैतिक जीवन के बारे में जानकारियां प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अब यहीं आपको डेट भी याद रखना है, कब? 14 अप्रैल को ये उद्घाटन किया गया। और 14 अप्रैल को ही दो महान शख्सियत कह लीजिए या दो महान ऐसे व्यक्ति जिनके बताए गए विचारों का अगर अनुसरण व्यक्ति करता है तो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक जाता है। आप चाहे वो महावीर स्वामी जी की बात कर लीजिए या डॉक्टर BR अंबेडकर जी की बात कर लीजिए। तो 14 अप्रैल को BR अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यह उद्घाटन किया गया। अब यही दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है BR अंबेडकर जी से। मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये BR अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। यहीं पे इनका बहुत अच्छा एक सुंदर सा कोट है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यकीन मानिए जिस दिन आपने इस शब्द को, इस लाइन को अपने जीवन में उतार लिया, आपका जीवन सफल हो ही जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े। देखिए, हाल ही में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता? अब यह विकल्प आपके दिए गए हैं। पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया है जर्मनी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा या विकल्प नंबर बी सही होगा। आपका नीदरलैंड जो है ये विजेता टीम रहा है। नीदरलैंड विजेता टीम रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि अगर नीदरलैंड विजेता है तो उपविजेता कौन है? तो उपविजेता जो रहा है ये जर्मनी रहा है। और अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहां किया गया था, तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में विश्व जूनियर महिला हॉकी विश्व कप
का आयोजन किया गया था। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जानकारी के रूप में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 महिला विश्व कप और ICC महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यहां विकल्प आपके दिए गए हैं। पहला है मुख्तार अब्बास नकवी, दूसरा हसन रजा, तीसरा इकबाल सिंह लालपुरी और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अब यहां देखिए विकल्प जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही होगा, इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब यही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो अधिनियम 1992 के आधार पे अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। आप देखेंगे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इस आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो इस बात को आपको जानना जरूरी हो जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे देख लें। हाल ही में वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? अब यहां पूछा जा रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। देखिए, पहला दिया गया है 9वां, दूसरा दिया गया 7वां, तीसरा दिया गया 15वां और चौथा दिया गया आपका 10वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा 10वां। अब यह जानना चाहिए कि ये किस संस्था के द्वारा जारी होता? तो जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी किया गया 2022 का वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। अब यहां आपको यह जानना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी पे कौन है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी जो है इसकी है ये खाली है। खाली है का मतलब ये प्रथम 3 स्थान रिक्त है। प्रथम 3 स्थान रिक्त होने का आशय है जो जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को लेकर विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका अनुपालन करता हो। इसी कारण पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है और डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क है, उसके बाद स्वीडन है और भारत का जो स्थान है दोस्तों, ये भारत का स्थान 10वां है, जबकि अंतिम स्थान कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। साथ ही साथ कजाकिस्तान से आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है, स्थलरुद्ध देश है। तो वह स्थलरुद्ध देश विश्व का सबसे बड़ा ये कजाकिस्तान है। अब यहीं पे अगर हम कुछ सूचकांक और भी देख लें जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे हाल ही में आया विश्व भूखमरी सूचकांक विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101वां है। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 136वां है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वां स्थान है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़े। देखिए अगला दिया गया, हाल ही में भारत और किस देश के साथ
2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। मंत्री स्तरीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। आपका विकल्प पहला दिया गया है यूएई, दूसरा यूएसए, तीसरा यूक्रेन, चौथा दिया गया है जापान। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी होगा यूएसए। यूएसए के द्वारा 2+2 की वार्ता का आयोजन किया गया। अब अगर हम यही देखें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यही यूएई से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद हमेशा रखना चाहिए। हाल ही में FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में शामिल किसे किया गया, यूएई को किया गया। साथ ही साथ आपको ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो यूएई है, यूएई का सर्वोच्च सम्मान जो है उसका नाम है जायेद पदक। क्या नाम है? जायेद पदक। साथ ही साथ होप मिशन का संबंध किस देश से है, तो वह यूएई से है। एक बात और ध्यान रखिए, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहां की है अगर पूछा जाए तो वह भी यूएई का ही है। अगर हम यही बात कर लें यूक्रेन की दोस्तों, तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण ये काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। तो यहां से कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो पूछे जाने की संभावना प्रबल है। अगर यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन की राजधानी जो है दोस्तों यह कीव है, और यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र ज़ैपोरिजिया परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, वह यूक्रेन में स्थित है। और यूक्रेन में ही एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्घटना हुई थी जो इतिहास में कई बार उसको पूछा भी गया है, इतिहास के पन्ने पर इसकी छाप है। तो आप उसको देखेंगे, चेरनोबिल परमाणु घटना, चेरनोबिल परमाणु घटना कहां घटित हुआ था, तो ये यूक्रेन में घटा था। और कब घटा था, तो ये 1986 ईस्वी में घटा था। साथ ही साथ आपको यहां चेरनोजेम प्रकार की मिट्टी कहां पाई जाती है, तो चेरनोजेम प्रकार की मिट्टी है जो दोस्तों यह यूक्रेन में पाई जाती है, जो फसलों के उत्पादन के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसीलिए अनाज का डलिया किसे कहा जाता है, तो वह यूक्रेन को कहा जाता है। और अगर हम यही बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी जो है टोक्यो, और जापान के मुख्य 4 द्वीपों के बारे में आपको जानना चाहिए जिसपे जापान बसा हुआ है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं। इन चारों द्वीपों से प्रश्न लगातार बनते आए हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने एडीबी के साथ $2 मिलियन अमेरिकी ऋण समझौता हस्ताक्षर किया? अब यह देखिए, पहला दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया गया है मेघालय, तीसरा दिया गया है नागालैंड, चौथा विकल्प दिया गया है दोस्तों असम। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा नागालैंड। नागालैंड सरकार ने एडीबी के साथ, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों, स्थापना जो है 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां बात हो रहा है पूर्वोत्तर भारत का, तो ये जो सारे राज्य दिए गए हैं विकल्प में, ये सारे राज्य जो हैं ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों से थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो देखें, अरुणाचल प्रदेश से ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और भारत का सबसे पूर्वी स्थल जो है वह कौन सा है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो वह किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबिथु है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ आपसे पूछा गया है बोमडीला दर्रा कहां स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
अगर हम बात कर लें ही मेघालय की, तो मेघालय जो है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी कहां पाई जाती है? तो ये आपके मेघालय में है। और यही से एक प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो मेघालय के चेरापूंजी जिले के मासिनराम में है। अगर हम यही बात करें असम के बारे में दोस्तों, तो असम पूर्वोत्तर राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अब यहां विकल्प आपके दिए गए हैं। पहला दिया गया है प्रदीप कुमार, दूसरा दिया गया है मनोज सोनी, तीसरा दिया गया है सर रास बारकर, चौथा दिया गया है अरविंद सक्सेना। अब यहां जो विकल्प आपका सही होगा, या विकल्प नंबर 20 सही होगा। मनोज सोनी जी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये प्रदीप कुमार जोशी जी का स्थान लेंगे। अब यहां यूपीएससी से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा करें तो लोक सेवा आयोग के रूप में इसका गठन 1926 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें दोस्तों कि आजादी के बाद इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग किया गया। अब यहां पर अगर हम बात करें, इसका संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भारत के राज्य व्यवस्था के भाग 14 में वर्णित है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। अगर हम बात कर लें भारत के परिपेक्ष में कि भारत में सिविल सेवाओं के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। और देखिए, आपको डेली की तरह सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बनी रहे और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आप कार्यरत रहें। इसी क्रम में सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मतलब केवल आप अगर ख्याली पुलाव बना रहे हैं मन में अपने कि हम सफल हो जाएंगे, तो ये अपने आप में एक झूठा आश्वासन है। जब तक आप अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी सफलता निश्चित नहीं मिल पाएगी, या आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप अपने मंजिल को पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।